हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा मेरा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू था उसका पूरा एक्सपीरियंस कि आरपीएससी में जब मैंने एंट्री की उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं वो मिनट टू मिनट मेरे से कौन कौन से सवाल पूछे गए, मेरे जो बोर्ड मेंबर्स आए थे वो कौन सी यूनिवर्सिटी से थे, कौन थे, और उसके बाद उन्होंने मेरे से कौन से सवाल पूछे और मैंने उनका आंसर किस तरीके से दिया, इसका मैं मिनट टू मिनट आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से अपना ये वाला सेशन आगे रन करेगा उस पर अपन देखते हैं। उससे पहले मैं कुछ एक दो बातें आपको बताऊंगा। मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो डाली थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जब नोटिफिकेशन जारी होता है वहां से लेकर कंप्लीट जो प्रोसेस होती है ज्वाइनिंग तक की, मतलब एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आया, उसके बाद आपके इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू के बाद आपकी काउंसलिंग हुई, मतलब आप इंटरव्यू के बाद आता है रिजल्ट, उसके बाद काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग ऑर्डर निकले, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आया और ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई। वो मैंने उस पर कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उससे आपको क्या है ये पता चल जाएगा कि जो पूरी वैकेंसी होती है, पूरी भर्ती होती है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें लगभग कितना समय पिछली बार लगा था और क्या क्या प्रोसीजर रहे थे जिनको आप फॉलो करके आप भी इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो मैंने उसमें बोला भी था कि मैं उसके बाद इंटरव्यू पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा और अपने ये आज का सेशन प्रॉपर उसी पर रहेगा, इंटरव्यू सेशन पर ही। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो इंटरव्यू था वो था 1 जून 2022 को, लगभग आज से 2 साल पहले। ठीक है, मेरा इंटरव्यू था। हम आरपीएससी जो अजमेर है वहां पर एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, मतलब 31 मई 2022 को हम पहले पहुंच गए थे। ठीक है, वहां पहुंचने के बाद हमने प्रॉपर रेस्ट किया क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर हम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं सुबह सुबह निकला, क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था, मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू जो होते हैं आरपीएससी के वो 2 शिफ्ट में होते हैं। एक तो होती है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होती है इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, जिसको आप नून शिफ्ट बोलते हो, वो नून से इवनिंग तक चलता है। 2 शिफ्ट में होता ही है और कितने कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर बोर्ड बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो टोटल कैंडिडेट थे उसमें 178 कैंडिडेट थे पिछली बार। ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के इंटरव्यू के लिए जो, हाँ जी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे वो कितने थे? 178। अब 178 जो कैंडिडेट थे उनका इंटरव्यू के लिए जो डेट निकली थी वो निकली थी 30 मई से लेकर 3 जून तक, मतलब 5 दिन में इंटरव्यू होने थे। तो एक दिन में लगभग 40 कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था और 3 जून को केवल 20 या 18 कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, मेरा जो इंटरव्यू था वो 1 जून को था। अब सुनना भैया, जैसे ही हम आरपीएससी में, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था 1 जून को भी वो था इवनिंग शिफ्ट में, देखना भैया इवनिंग शिफ्ट, मतलब हमें 1 बजे बुलाया गया था वहां पर। ठीक है, और 1 बजे से लेकर अब हमारा इंटरव्यू कब होगा वो पता नहीं था, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लग जाता है, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले पता किया था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही हमें भी किसी और ने बताया था, जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे, उनके एक्सपीरियंस हमने देखे और उसके बाद हमने उन चीज़ों को फॉलो करते हुए और हम आगे बढ़े थे। मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा इस पर और भी। अभी तो मैं इस पर ये वाला सेशन जो है ये केवल इस पर रहेगा कि मेरा इंटरव्यू कैसे रहा, मिनट टू मिनट किस तरीके से रहा मेरा इंटरव्यू। इसके बाद इंटरव्यू में कौन कौन सी गलतियां होती हैं और इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी एक अलग से वीडियो और आएगी। क्लियर है? तो ये जो इंटरव्यू वाला सेशन है, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी या ये गलती नहीं करनी चाहिए, या मेरे साथ कौन कौन से अच्छे पॉइंट रहे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो, मतलब जो इंटरव्यू सेशन है, इसको मैं 2 वीडियो में क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। एक वीडियो रहेगी मेरी माय पर्सनल एक्सपीरियंस पर, जो ये वाली वीडियो है, और उसके बाद दूसरी आएगी कि अपन उसमें कौन कौन से मिस्टेक का ध्यान रखें, या तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस पर अपन डिस्कस करेंगे, और साथ ही डूज एंड डोंट्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपको केवल अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 बजे मैं आरपीएससी में एंट्री ले लेता हूं। ठीक है, 1 जून को दोपहर 1 बजे आरपीएससी मैंने क्या की, एंट्री ली। उसके बाद वहां पर 3 बोर्ड बने हुए थे, मतलब 3 स्टूल और चेयर लगी हुई थी, एक इधर एक इधर एक इधर, जिसमें ये ऐसे था कि ये बोर्ड 1 है, बोर्ड 2 है और बोर्ड 3 है। ठीक है, वहीं जाकर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले साइन करते हैं। साइन करने के बाद आपको वहां पर बताएंगे कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो किस बोर्ड में होगा। मेरा जो इंटरव्यू था वो बोर्ड नंबर 1 में था। ठीक है, अब बोर्ड 1 में क्या होता है कि जैसे 9 कैंडिडेट हैं तो 9 कैंडिडेट को वो क्या करते हैं, उनकी चेयर फिक्स होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको अपने मतलब चेयर पर बैठा देते हैं और उन पर बिल्कुल उसी सीक्वेंस से बैठना है जिस तरीके से आपको बोला गया है। जैसे मेरा जो नंबर था वो 4th नंबर था, मतलब इवनिंग शिफ्ट में बोर्ड नंबर 1 में जो मेरा इंटरव्यू था वो 4th नंबर पे था। मुझसे पहले 3 कैंडिडेट का इंटरव्यू होना था।
क्लियर है? तो वहां पर सबसे पहले मेरा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ली और हर एक डॉक्यूमेंट को डिटेल में चेक किया, अच्छे से हर एक चीज को चेक करते हैं भाई साहब वो, ठीक है? तो आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो उनको पहले से ही ठीक कर लेना, वहां पर वो इस चीज को एंटरटेन नहीं करते और आपको एक एफिडेविट बनाने के लिए बोल देंगे। तो मैं तो ये आपसे यही बोलूंगा कि आप पैनिक होंगे उस टाइम पर, इससे पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं कुछ की बात करता हूं यहीं पर ही, जैसे कि आप मूल निवास हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये ऐसे डॉक्यूमेंट तो कम से कम जिन पर फोटो बहुत पुरानी हो, आज से 10 साल पुराना, 15 साल पुराना अगर है तो उसको आप अपडेट करा लें, ताकि आप इंटरव्यू के टाइम पर तो पैनिक ना हो कम से कम, ठीक है? तो वहां पर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मतलब, और वो भी सीक्वेंस में होता है, जैसे मेरा 4th नंबर था तो पहले फर्स्ट नंबर के कैंडिडेट का होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से चलता है ये। तो अगर कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन सीक्वेंस ही रहता है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो मेरा 4th नंबर है, मेरा सबसे पहले क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, हाँ जी, उसके बाद हमें ये बताते हैं कि आपका अब इंटरव्यू जो होगा वो बोर्ड नंबर 3 में होगा। उसके बाद वो क्या करते हैं, कुछ देर बाद ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुछ देर बाद ही वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी है आरपीएससी की, वहां पर ले जाके बैठा देते हैं, ठीक है? आरपीएससी की जो लाइब्रेरी है वहां पर ले जाके बैठा देते हैं वो, और उसके बाद कुछ देर बाद ही वो इंटरव्यू के लिए आगे शिफ्ट कर देते हैं। लाइब्रेरी में बैठाने के बाद वहां पर एक लोग आते हैं, मतलब एक जो जिनको अपॉइंट किया हुआ है वो आते हैं और वो आपसे बोलेंगे कि अब आप आ जाइए, अब आपका इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जिस बोर्ड में अपना इंटरव्यू होना है उस बोर्ड के बाहर ले जाके आपको बैठा देंगे, ठीक है? अब देखो मैं अपना बताता हूँ, मेरे को जैसे ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, हाँ जी, आरपीएससी की लाइब्रेरी में लेकर गए तो वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए थे, बोर्ड 1 के भी थे, बोर्ड 2 के भी थे और बोर्ड 3 के भी थे। तो फिर आते हैं वो कि अब आपका इंटरव्यू है, ठीक है? अभी जो इंटरव्यू चल रहा है वो 2 नंबर कैंडिडेट का चल रहा है, मतलब बोर्ड के बाहर जो बोर्ड का हॉल होता है वहां पर 3 कैंडिडेट एक साथ होते हैं, जिसमें से एक का तो इंटरव्यू चल रहा होता है, एक बाहर होता है, मतलब जिसका नंबर उनके बाद आना है, और एक कैंडिडेट जो 3rd नंबर का है उनको वो क्या करते हैं, मतलब वेटिंग के लिए रख देते हैं। इस तरीके से होता है, मतलब 3 कैंडिडेट होते हैं, एक तो रूम के अंदर होते हैं और 2 बाहर रहते हैं, ठीक है? ये होता है सीन। तो जब मेरे को बोला कि अब आपका इंटरव्यू होगा तो मेरे को वो लेकर गए तो बोर्ड नंबर 3 बोर्ड नंबर 1 लिखा हुआ था, वहां पर मेरा इंटरव्यू होना था, ठीक है? तो एक का इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा था और एक मुझसे पहले एक मैम और थी, वो वहां पर बैठी हुई थी, तो उनके मतलब मेरे से जस्ट पहले उनका इंटरव्यू होना था, ठीक है? तो मैं वहां चला गया। उसके बाद वो कैंडिडेट बाहर आए और वो सीधे निकल लिए, वहां पर रुकने नहीं देते उनको, जैसे ही उनका इंटरव्यू हुआ उनके बाद चलो चलो चलो, रुकने नहीं देंगे वहां पर। तो आप मुश्किल से 2-5 सेकंड बात कर सकते हो और वो उनको आगे रवाना कर देते हैं, फिर आप बाहर बात करना। उसके बाद मेरे से जस्ट पहले जिनका इंटरव्यू था वो गए, अब उनका इंटरव्यू करीब 15 मिनट के समथिंग चला था, ठीक है? अब उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं एंट्री करता हूँ बोर्ड नंबर 1 में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए, ठीक है? जैसे ही मैं जाता हूँ तो वहां पर मैं देखता हूँ काफी बड़ा हॉल होता है, जो बोर्ड है उसका बहुत बड़ा हॉल है, वहां पर एक टेबल लगी होती है काफी बड़ी, इस तरीके से, ठीक है? ये जो मतलब हाफ राउंड शेप है, ठीक है, जस्ट लाइक मून वाला, इस तरीके से उसमें एक टेबल लगी होती है और बीच में बैठते हैं बोर्ड मेंबर्स, आरपीएससी के सदस्य हैं वो बैठते हैं, और दोनों साइड उनके जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे वो रहेंगे। तो अल्टीमेटली मेरे बोर्ड में 3 मेंबर थे, एक तो थे आरपीएससी के बोर्ड मेंबर खुद ही, आरपीएससी के सदस्य, और जो 2 थे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, एक थे आईआईटी के प्रोफेसर और एक थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, ठीक है? तो ऐसे मेरा ये बोर्ड था इस तरीके से। उसके बाद उस टेबल के थोड़ा आगे ही एक चेयर लगी होती है, वहां पर आपको बैठना होता है, और उससे भी काफी पहले, मतलब काफी डिस्टेंस होती है, वहां पर एक दीवार रहती है, वहां पर बोर्ड लगा होता है, ठीक है? उसके बगल में एक टेबल होती है जहां पर आपको मार्कर और डस्टर मिलेगा, अगर आपसे वो कुछ बोले कि आपको पढ़ाना है तो आप पढ़ाओ, तो उनके लिए ये सारी फैसिलिटी होती है। तो जैसे ही मैं एंटर करने के बाद मैंने सबको विश किया, विश करने के बाद उन्होंने बोला सिट डाउन, तो उन्होंने मेरे को बैठाया। बैठाने के बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो मेरे पास, वो आया आरपीएससी बोर्ड मेंबर की तरफ से, मैम थी, उन्होंने मेरे से पूछा आप 10th 12th, मतलब आपको जब इंट्रोडक्शन देना है तो आपको अपना नाम नहीं बताना, ठीक है? मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है उसको छुपाना है, मतलब उसको आप नहीं बता सकते, वो खुद ही बोल देंगे आपसे कि अपनी आइडेंटिटी बिना बताए आप 10th 12th ग्रेजुएशन यूजी पीजी है, आप ये बताइए, इसके बारे में बताइए, कितने आपने कहाँ से करी और आपके कितने परसेंटेज थे, इस तरीके से मेरे से पूछा गया। तो मैंने 10th का बताया, मैंने 12th का बताया, मैंने यूजी के बारे में बताया और मैंने पीजी के बारे में बताया। उन्होंने ये देखा कि इनकी एजुकेशन जो है वो प्रॉपर जयपुर से ही हुई है, 10th भी, 12th भी, यूजी भी और पीजी भी, तो उन्होंने ये देखा। उसके बाद उन्होंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या जानते हैं। मैंने उनको बताया कि यूनिवर्स जो अर्थ है इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो बोले क्यों हो रहा है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज थी उनका मैंने नाम लिया, NO, CO, CFC, इस तरीके से। फिर उन्होंने पूछा कि इसका मेन रीजन क्या है, तो मैंने CFC वाला बताया कि CFC है।
CFC का पूरा नाम पूछा उन्होंने, मैंने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उन्होंने बोला कि इस जो ये CFC की वजह से हो रहा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या इसके बारे में कुछ और आप बता सकते हैं कि अपन इसका उपाय क्या है इसका, और किस तरीके से इससे बचे अपन ग्लोबल वार्मिंग से। तो मैंने बताया कि अभी जो रेफ्रिजरेटर है और एसीज है उसमें जो गैस काम में आती है वो अपने CFC आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर उसकी जगह इसमें जो मेन एलिमेंट है वो है क्लोरीन, जो क्या करता है ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। मतलब जो क्लोरीन एटम है वो क्या करता है ओजोन से रिएक्शन करके हाँ जी O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में उसको चेंज कर देता है। तो मैंने उनको ये बताया। उसके बाद बोला इसका क्या उपाय है, किस तरीके से इससे बचे। तो मैंने कहा कि अगर क्लोरीन एटम की जगह अगर अपन कोई हाइड्रोजन एटम काम में ले लें, मतलब हाइड्रोजन एटम काम में लें तो उसको अपन बोलेंगे HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो अगर HFC काम में लें तो इससे ओजोन लेयर डिप्लीशन से बचा जा सकता है और साथ ही साथ अपने ग्लोबल वार्मिंग पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोली ठीक है। उन्होंने फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, वो बाद में करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया किसको, अपने जो राइट साइड में बैठे हुए थे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उनको हैंड ओवर कर दिया कि अब आप पूछिए। अब यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मेरे से डायरेक्ट बोला कि आप एक काम कीजिए, बोर्ड है, मार्कर है, वहाँ पर जाके आप CFT पढ़ाइए। अब हुआ क्या था, मैं खुद इनऑर्गेनिक की कुछ टॉपिक प्रिपेयर करके गया था, ऑर्गेनिक के भी कुछ टॉपिक प्रिपेयर थे और फिजिकल के भी कुछ टॉपिक प्रिपेयर थे, लेकिन उसमें मेरा CFT प्रिपेयर नहीं था। हमने क्या किया था, मैंने, भास्कर सर ने और हमारे साथ एक और है कोमल सोनी मैम, हम तीनों ने एक साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी तो हमने क्या करा था, कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए थे, ठीक है। तो हमने क्या करे थे, वो टॉपिक आपस में एक दूसरे को पढ़ाए थे और एक दूसरे को पढ़ाकर फिर हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी इस तरीके से। लेकिन क्या था, जो मेरा टॉपिक था मैंने CFT टॉपिक चूज नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ थे भास्कर सर, तो उनका टॉपिक था कौन सा, CFT वाला। तो जब हम आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे, हम आपस में प्रैक्टिस करते थे इंटरव्यू के बारे में, तो उनका जो टॉपिक था वो CFT था। तो भास्कर सर ने हमें CFT पढ़ाई थी और हमारे टॉपिक हमने भास्कर सर को, कोमल सोनी मैम को पढ़ाए थे। तो इस तरीके से हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन करी थी। अब CFT के बारे में मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन मेरे को उसके बारे में पता पूरा था। CFT के बारे में अपन को जनरल नॉलेज तो होती है, और हमने ये सीखा हुआ भी था कि जब आप कोई टॉपिक को पढ़ाओ तो उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, क्योंकि आपसे वो इस लेवल पे देखना चाहते हैं कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, पोस्टिंग होगी, तो आप कहाँ पढ़ाओगे, आप पढ़ाओगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहाँ पर BSc MSc के बच्चे आएंगे, तो आपको बेसिक से लेना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे CFT के बारे में बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैंने जो प्रिपेयर किया है मैं उस पर जाऊँ। तो मैंने ऑर्गेनिक अच्छे से प्रिपेयर करी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे बोला कि सर मैं ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक प्रिपेयर करके आया हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ऑर्गेनिक के टॉपिक बता सकता हूँ सर। तो उन्होंने मेरे से डायरेक्ट ही कहा, और थोड़ा हल्के से एग्रेशन में कहा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं था, नॉर्मली। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप तो CFT पढ़ाइए। मैं बोला ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके ओके, जाइए बोर्ड पर जाइए। तो फिर मैं गया। उसके बाद मैंने CFT जो स्टार्ट करी, अब CFT मैंने जो स्टार्ट करी वो बिल्कुल बेसिक से ली थी। मैंने बोला CFT का फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये दी थी बेथे एंड बॉन ब्लैक ने, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर बेस्ड है। मेटल और लिगेंड जो हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ये डील करती है। ये मेनली केवल और केवल डी ऑर्बिटल पर से डील करती है, जो सेंट्रल मेटल है उसके डी ऑर्बिटल से डील करती है ये, और लिगेंड को पॉइंट चार्ज मानती है, और ये डी ऑर्बिटल से डील करती है। तो मैंने डी ऑर्बिटल के बारे में बताया कि डी ऑर्बिटल ये 5 होते हैं, उनके मैंने नाम लिखे। उन्होंने शेप पूछी तो मैंने शेप बता दी उनको, उन्होंने ये सवाल किए। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है ओके। उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा, उन्होंने बोला कि K1O4 के बारे में बताइए कि इसका रंग क्यों होता है, ये इतना कलरफुल क्यों होता है। मैंने बोला उनको कि सर ये LMCT की वजह से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ओके ठीक है। उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि आप HS और LS के बारे में बताइए। अब एक बार के लिए मतलब उस टाइम क्लिक नहीं किया कि HS LS क्या बोल गए, क्योंकि अपन जो पढ़ के आए हैं जनरली अपन पढ़ते हैं हाई स्पिन लो स्पिन, तो वो शॉर्ट में एक बार के लिए क्लिक नहीं हुआ। फिर वो कुछ देर बाद क्लिक हुआ, मतलब 1 या 2 सेकंड में शांत रहा वहाँ पर। फिर मैंने बोला कि ठीक है सर ओके। फिर मैंने HS LS मैंने लिखा, सर HS का मतलब होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और LS का मतलब होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद मैंने वहाँ पर सिंपल सी एक बात बोली कि सर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। फिर मैं बोर्ड पर गया, बोर्ड पर मैंने वापस से 2 एग्जाम्पल लिए कि K4FeCN का होल 6 और K4FeCl का होल 6। एक बार लिया मैंने साइनाइड, एक बार लिया मैंने क्लोरीन। मुझे पता है कि साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, और इस वजह से जो CN से बनेगा वो बनेगा अपना हाँ जी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इससे बनेगा अपना Cl से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि CN के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, और Cl के केस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, इसलिए वहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्टेड्रल का। तो मैंने वो चीजें उसको बोर्ड पर समझाई, प्रॉपर तरीके से समझाई। यहाँ पर तो मैंने लिखा था इस साइड LHS पर K4FeCN का होल 6 और यहाँ पर मैंने लिखा K4FeCl का होल 6। इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ों को समझाया। समझाने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाइए। तो वापस उन्होंने मेरे को बोर्ड से काफ़ी आगे होती है चेयर, वहाँ पर उन्होंने मेरे को बुला लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो दूसरे IIT के प्रोफेसर थे उनको हैंड ओवर कर दिया। अब IIT में चलती है रिसर्च प्रॉपरली, तो उन्होंने मेरे से पूछा प्रॉपरली। अब देखना यहाँ पर मेरा था टर्निंग पॉइंट, क्योंकि
पहला जो फेज था वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने मेरे से जो पूछा, उन्होंने सीएफटी पर बोला, लेकिन मैंने फिर उनसे जब वापस बोला कि मैं ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक जब मैं प्रिपेयर करके आऊँ सर, मैं आपकी इजाजत हो तो पढ़ा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप जाइए बोर्ड पर जाइए, सीएफटी पढ़ाइए। तो इस तरीके से जब आज कोई भी पर्सन है, ठीक है, उन्होंने कोई डिमांड करी, उसके बाद वो टॉपिक ना पढ़ा के आप उनके मनपसंद टॉपिक वो पढ़ा रहा है, तो फिर और वो अच्छा पढ़ा दे, तो ये आपका इंटरव्यू के लिए एक फेवरेबल होता है, ये आपके फेवर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट फेज जो था वो बहुत अच्छा हुआ था सब्जेक्ट का, ठीक है। सेकंड फेज में बात करूं मैं यहाँ पर, जब वो आईआईटी के प्रोफेसर्स को हैंड ओवर किया था उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी एमएससी कब हुई थी? तो मैंने कहा सर मेरी एमएससी 2017 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? क्योंकि इंटरव्यू तो कब हो रही है, 1 जून 2022 को, तो 5 साल के गैप में आपने क्या किया? मैंने कहा सर उसके बाद मैंने पीएचडी ज्वाइन कर दी थी सर, मैंने, मेरी जेआरएफ हो गई थी, जेआरएफ के बाद मैंने पीएचडी ज्वाइन करी। अच्छा ओके, तो आपका किस चीज़ पे काम है? तो मैंने उनको बोला कि सर ऑर्गेनिक सिंथेसिस पर मेरा काम है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में जैसे बोला, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने कौन कौन से कंपाउंड बनाए हैं और आपकी आपके क्या क्या रिएक्शंस हैं? तो मैंने उनको बोला, क्योंकि उस टाइम तक मेरे 2 पेपर पब्लिश हो गए थे, जब ये इंटरव्यू चल रहा था उससे पहले ही, मतलब 3 महीने पहले ही मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ था और एक पेपर मेरा 2020 में पब्लिश हो गया था। तो ऐसे मेरे 2 पेपर हुए थे पब्लिश उस टाइम तक, 1 जून 2022 से पहले तक की बात है, ठीक है। तो उसमें क्या था, मतलब मेरे जो रिएक्शन थी, मैंने उसमें 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाई थी और एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाई थी, जो एक तो थी मेरी थायाजोलिडोन, एक थी थायाजीन। तो ये था, तो मैंने सर को बोला कि सर मैंने 2 कंपाउंड बनाए मेनली, और दोनों के इंडिविजुअल पेपर पब्लिश हुए हैं, एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। उन्होंने बोला वो ठीक है, इनके यूजेस क्या हैं, आपने क्यों बनाए ये? तो फिर मैंने उनको यही बताया कि सर इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है। तो उन्होंने पूछा भी कौन सी एक्टिविटी? तो मैंने बोला सर 5 मेंबर्ड रिंग जो है, इनकी वेरियस एक्टिविटी होती है, वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, लेकिन मेन जो होती है वो होती है एंटी डायबिटिक वाली। तो बोले ठीक है, तो और भी तो होती है। तो मैंने कहा सर और भी होती हैं, लेकिन उस पर हमने इतना फोकस नहीं किया, लेकिन मेनली सर जो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी थी, क्योंकि हमारी मैम जो थी उन्होंने भी हमें बताया था, और हमारे जो सीनियर थे उन्होंने भी हमें इस चीज़ के लिए गाइड किया था और इसके बारे में बताया था, और हमने देखा भी था सर इस पर। ये बोलिए ठीक है, तो ऐसे कोई और भी कंपाउंड हैं जिनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सेम? तो सॉरी सर, तो उस पर फिर मैंने सॉरी बोला। उन्होंने फिर मेरे से 2-3 क्वेश्चन और करे कि आपने जो ये कंपाउंड बनाए हैं, ये आपने कौन से मेथड से बनाए हैं, आपने यूज तो केमिकल किया है? तो मैंने कहा सर ये मेरी जो रिएक्शन थी ये सॉल्वेंट फ्री कंडीशन में है, आप चाहे देख लेना, मेरे दोनों पेपर पब्लिश है, एक तो 5 मेंबर रिंग पर है, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और एक 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, थायाजोल्डोन एंड थायाजीन, और दोनों जो रिएक्शंस है मेरी पब्लिश्ड वो किस में है? वो सॉल्वेंट फ्री कंडीशन में है। तो सॉल्वेंट फ्री कंडीशन से मतलब मैंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज नहीं लिया, ठीक है। और उन्होंने एक चीज और पूछी थी, ठीक है, और बताइए इसके बारे में। तो मैंने कहा सर मैंने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज यूज में लिए थे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव। बोले ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज को रोक दिया, ठीक है। तो ये हुआ था। उसके बाद वापस से उन्होंने हैंड ओवर किया किसको? जो बोर्ड मेंबर थी आरपीएससी की मेंबर, उनको हैंड ओवर कर दिया। तो अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट का था, सब्जेक्ट का मेरा अच्छा हुआ था फेज 1 में, तो बहुत ही अच्छा हुआ। फेज 2 में मैं एक 2 सवाल में अटका था, और मैं वहां पर मैं सॉरी बोल के आके निकल लिया। तो उनमें जो, क्योंकि आप ध्यान रखना, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या आपकी पीएचडी हो चुकी है, तो आपके पीएचडी पर सवाल जा सकते हैं और जाएंगे। मेरे गए थे, क्योंकि मुझे पता है कि जो आईआईटी वाले सर थे, आईआईटी वाले प्रोफेसर, उन्होंने पूरा का पूरा मेरा इंटरव्यू, उनका जो उनको 6-7 मिनट मिले थे, उन्होंने वो पूरा इंटरव्यू मेरा किस पर लिया था? वो पीएचडी बेस्ड था वो कंप्लीटली। और उन्होंने मेरे से, हाँ जी, जो बातें मैं बोल रहा था वो उन्हीं में से पूछ रहे थे वो। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने जो मेरे से कुछ क्वेश्चनिंग करी वो अपने अकॉर्डिंग करी, ठीक है। मतलब मैंने उनसे बोला भी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीएफटी पढ़ाने के लिए बोला, और उसी में से फिर क्वेश्चन पुटअप होते चले गए। इस तरीके से चला। उसके बाद बोर्ड मेंबर वापस आए, मतलब उनके पास आया, तो उन्होंने बोला आप सांगानेर से हैं, ठीक है, सांगानेर की कोई चीज़ फेमस है? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा क्या? तो मैंने बोला कि सांगानेर की एक सांगानेरी प्रिंट है, वो बहुत फेमस है। अच्छा ठीक है, तो सांगानेरी प्रिंट जो होता है उसमें कौन सा केमिकल यूज में आता है? अब उस टाइम मुझे याद नहीं आया वो वाला। मैंने कहा सॉरी मैम, ये इसके बारे में आइडिया नहीं है मैम। ओके ठीक है। तो उन्होंने फिर 1-2 क्वेश्चन और करे थे, अब वो मेरे को एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहे, ठीक है। वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो मेरे को उनके आंसर आए भी नहीं थे, क्योंकि वो बियॉन्ड द वे थे वो क्वेश्चंस, ठीक है। वो साइंस के भी नहीं थे, वो जनरल क्वेश्चन थे वो। तो वो मेरे को क्वेश्चन अभी दिमाग में भी नहीं है, उस टाइम भी मैं शायद भूल गया था 2-3 दिन बाद ही उन क्वेश्चन को, क्योंकि उनके आंसर भी नहीं थे। बस मेरे को तो ये था कि सब्जेक्ट का अच्छा हो गया और स्टार्टिंग मेरी अच्छी हो गई इस इंटरव्यू में। तो मैंने बोला सॉरी मैम, सॉरी मैम। तो लगातार 2-3 बार मैंने फिर सॉरी बोला। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ठीक है बोला, बहुत रिलैक्स हुआ। उसके बाद मैंने तीनों को थैंक यू बोला, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, इस तरीके से। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। तो वहाँ से जब मैं निकला, जैसे मैंने बोर्ड का जो हॉल का जो गेट था उसको बंद किया, उसके बाद मैं काफ़ी रिलैक्स हुआ। और मेरे बाहर जो बैठे थे वो मेरे से पूछने लगे इसकी आपके मतलब बोर्ड में कौन कौन है। मैंने कि अभी आप देख लीजिए जाके। जैसे मैंने इतना बोला कि अभी आप देख लेना, एक मैम है और 2 सर है,
और जितने में इतने ही मैंने बोला उतने में जो वहाँ पर बैठे रहते हैं बाहर, उन्होंने बोला चलिए चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, चलो यहाँ नहीं यहाँ नहीं, तो उन्होंने वहाँ पर खड़े नहीं रहने दिया, वो आगे चले गए। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू का मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊं तो की पॉइंट्स मेरा ये था कि अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो वो टॉपिक को आप पढ़ाइए, लेकिन बेसिक से पढ़ाना उसको। बेसिक से मतलब किस साइंटिस्ट ने दिया, वो जो कोई भी टॉपिक है, अगर कोई थ्योरी है तो किस साइंटिस्ट ने दी, साइंटिस्ट का नाम भी लीजिए। अगर आपको ईयर याद है, अगर आप खुद प्रिपेयर करके जा रहे हो तो फिर आप ईयर भी याद करना, आप उसके जो साइंटिस्ट हैं वो भी याद करना, और बेसिक भी जरूर आप उसके पढ़ना, ठीक है। तो बेसिक से क्या होगा, क्योंकि आप बीएससी एमएससी वाले बच्चों को पढ़ाओगे, तो अगर आप बेसिक से पढ़ाओगे तो आपके लिए वैसे भी अच्छा है वो, तो वो इन्हीं चीज़ों को जज करते हैं। और उनके पास भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे हम जब कॉलेज में बाहर के जब कोई एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो इन्विजिलेटर्स आते हैं उनको उनकी हम ब्रीफिंग लेते हैं, उसमें भी हम बोलते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये करना है, ये नहीं करना, डूज एंड डोंट्स के बारे में। तो इनके पास भी इंस्ट्रक्शन होते होंगे कि एग्जाम का मतलब जो एग्जाम है उसका टेस्ट तो हमने ले लिया है, मतलब बच्चे की जो नॉलेज है उसका टेस्ट हमने ले लिया है, आपको केवल पर्सनैलिटी का देखना है, एटीट्यूड का देखना है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से है, आपकी ड्रेसिंग सेंस किस तरीके से है, आपका एटीट्यूड किस तरीके से है, और आप किस तरीके से वहां पर प्रेजेंट कर रहे हो। साथ ही साथ आपके चेहरे पर कोई डर थोड़ी है, आप हेजिटेट थोड़ी कर रहे हो, ये सारी चीजें देखी जाती है उसमें। तो देखो, डर सबके माइंड में होता है, लेकिन कौन उसको फेस पर लेकर आता है, कौन उसको एक्सप्रेशंस में लेकर आता है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप इन चीज़ों से परे हो जाते हो तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली अच्छा जाता है फिर वो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा फाइनली इंटरव्यू हुआ था। और सबसे अच्छा जो पॉइंट था इसका, वो बेस्ट पॉइंट यही था कि मैं ऑर्गेनिक पढ़ाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरे से जो खुद के टॉपिक थे वही पढ़े। साथ ही साथ पीएचडी वाला जो था वो भी मेरे साथ अच्छा हुआ था कि पीएचडी में जो 2 पेपर थे उनको मैं पढ़ के गया था, क्योंकि मुझसे बोला गया था पहले ही कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप पीएचडी पर आपने जो कंटेंट है उनको एक बार प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। और मेरे से बोला भी था आप चाहो उसको हटा सकते हो, लेकिन जब आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो क्या उसमें आपने रिसर्च के बारे में कुछ लिखा था क्या? तो मैंने कहा मैंने एक पेपर का तो मेंशन किया था मैंने, ठीक है। तो बोले अगर आपने एक पेपर का मेंशन किया है तो उस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना, मतलब पेपर मतलब रिसर्च पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना, जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में उस रिसर्च पेपर का जो टाइटल है वो लिखा है, उसका नाम लिखा है, तो भैया उसको तो अच्छे से पढ़ के जाना। तो जो आपका फील्ड है उस फील्ड को अच्छे से पढ़ना। आप अगर कोई ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो भैया उस गवर्नमेंट जॉब का पूरा वर्क एक्सपीरियंस वहां पर क्या होता है और किस कंसेप्ट पर होता है, वो सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। मतलब आप क्या कर रहे हो ना, आपने पिछले 4-5 साल में क्या किया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई गैप है तो गैप क्यों है और उसका रीजन भी आप इसका जरूर लेके चलना। जैसे कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जिनकी एमएससी 2012-13 या 14-15 में हो गई होगी, मतलब 4-5 साल का गैप है, तो 4-5 साल का गैप जो है ना, इसका जवाब जरूर आप लेके जाना। अगर आपने उस गैप का जवाब प्रॉपरली नहीं दिया तो आपके वहीं पर कुछ समस्या आ सकती है, ठीक है। मतलब गैप जो आ रहा है आपके 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, उसका जवाब आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखें अभी से ही कि आपको क्या बोलना है वहां पर, क्योंकि इस पर सवाल उठेगा ही उठेगा। क्योंकि अगर आपने एमएससी बहुत पहले कर ली, ठीक है, तो ये चीजें आएंगी कि मेरे साथ भी आई थी। तो मैंने बोला कि मैंने पीएचडी कर रहा हूँ, इसलिए फिर मेरा आगे का इंटरव्यू पीएचडी पे चला गया। अगर मैं बोलता कि मैंने गैप दिया है या मैं 2 साल तक मैंने कुछ नहीं किया और मैंने तो पीएचडी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कोई कैंडिडेट ऐसे हो जिनके अगर गैप आ गया हो और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर उनसे वो पूछ लेते हैं फिर सवाल वो कि गैप का रीजन क्या था, क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। तो आप फालतू पैनिक ना हो, इसलिए पहले से ही कुछ बातें तो आपको पहले से प्रिपेयर करके जानी है, कुछ टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है। आपका जो अगर रिसर्च फील्ड है तो रिसर्च के बारे में जानना है, आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसके बारे में आपको करना है, ठीक है। जॉब के बारे में, जॉब का वर्क प्रोफाइल जो भी है, जॉब प्रोफाइल है, आप क्या वहाँ पर काम करते हो, वो सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, और कब से जॉब कर रहे हो, सारी चीज़ें एक बार आप उनको रीड आउट कर लेना, देख लेना इंटरव्यू में जाने से पहले, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आपके पूरे कंप्लीट रहने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट काम आएंगे उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था मेरा इंटरव्यू के टाइम पर, इस वीडियो में उसको मैं अभी बताऊंगा नहीं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बहुत पैनिक हो जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर ऐसा हुआ तो जो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं वो बहुत गंदे से ट्रीट करते हैं भाई। मैं आपको बता दूं, देखो, क्योंकि मेरे साथ मैम थी एक, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया उन्होंने, ठीक है। सबके साथ ही हमारा जो पूरे 9 के 9 लोग थे वो परेशान थे। थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक होती है, कुछ भी बात होती है तो पूछने से पहले ही बोल देते कि आपको ये इंटरव्यू के बाद ये लेके आना है, ये वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमारे साथ तो वैसे ही एक इशू हो गया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से थे हम, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पर उन्होंने मतलब फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट मांग लिया था अलग से, क्योंकि मार्कशीट पर मेंशन नहीं होता कि फर्स्ट डिवीजन है, चाहे 70% है फिर भी वो कह रहे कि इस पर फर्स्ट डिवीजन का लिखा हुआ है, तो ऐसे मांग लिया था। उसके अलावा कईयों के जो मूल निवास होता है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इस पर कई सारे इशूज आ गए थे, मार्कशीट के रिगार्डिंग इशू थे। तो वो जो मैम थी उन्होंने बहुत बेकार ट्रीट किया था, सभी परेशान थे। तो अब देखो, अब इंटरव्यू आपको देना है, उससे पहले आप पैनिक हो जाओ, उससे पहले आप हेडक में आ रहे हो, तो फिर वो इंटरव्यू में इम्पैक्ट तो डालता है। तो मेरे साथ एक इशू था, उसको मैंने देखा, लेकिन बहुतों के साथ ये हुआ था
तो मैं तो कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट को पहले से प्रिपेयर करना, और जो मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर वीडियो आएगी उसको आप अच्छे से देखना, और हर एक डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर करके रखना। अगर वो पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो वापस उसको बना लो, क्योंकि अभी समय है आपके पास, आराम से डॉक्यूमेंट को आप बना सकते हो वापस से, न्यू डॉक्यूमेंट्स, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। आपके फोटो का इशू है, साइन का इशू है, तो आप वो भी काम करा लेना। आपके नाम में कोई इशू है तो उसको भी आप चेंज करा लेना। इसका मतलब जो भी अपडेशन होंगे वो आप अभी से करा लेना, एंड मोमेंट पे जरूरी नहीं है वो हो। ठीक है, तो इंटरव्यू में जब आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले जब आपका डीबी होगा तो उस टाइम पर आपके साथ ही समस्याएं आ सकती हैं। क्लियर है? तो अगर आपकी कोई डाउट हो इंटरव्यू के रिगार्डिंग और, तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।